हेलो एवरीवन। आज अम्ल वर्षा टॉपिक होगा। एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है, किन कारणों से होती है और उसका पृथ्वी के जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित आज अध्ययन होगा। तो सर्वप्रथम देखेंगे अम्ल वर्षा क्या है। व्हाट इज एसिड रेन। जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसी बारिश को कहते हैं अम्ल वर्षा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसकी 3 परिभाषाएं हम देंगे। कुछ नोट पॉइंट हैं, उन्हीं के आधार पे 3 पॉइंट्स देंगे जो पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं। एक तो पीएच मान को लेके, दूसरा वर्षा में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर, और तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के कारण जो अम्ल वर्षा होती है, इसके आधार पर परिभाषा देंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम अम्ल वर्षा क्या है। जब जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है या वर्षा जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब उसे कहते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, जब जल का पीएच 5 से 6 या 6 से 5 या इससे कम होता है, उस कंडीशन को कहते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। जब वर्षा जल के का पीएच मान 5 से 6 कम होता है, 5 to 6 या इसके बिलो होता है, उस कंडीशन को कहते हैं एसिड रेन या ऐसी वर्षा को कहते हैं अम्ल वर्षा। सामान्य रूप से जो बारिश होती है उसका पीएच 6.5 होता है, 6.5 होता है, लेकिन उसको अम्ल वर्षा नहीं कहते हैं। लेकिन वो भी, उसमें भी अम्ल की मात्रा होती है, लेकिन वो पृथ्वी के जीवधारियों को, पौधों को, झील तालाब नदियों में पाए जाने वाले जीवधारियों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए वो अम्लीय वर्षा नहीं होती, अम्ल वर्षा नहीं होती, वो सामान्य वर्षा होती है। कई बार ये सवाल किया गया कि सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है। यही बात करें शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है। और अम्ल और क्षार की परिभाषा में आपने तो काफी बार देख चुके हैं इसको, कब अम्ल होगा, कब क्षार होगा, कब उदासीन। तो शुद्ध जल जो होगा वो उदासीन, ना रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, तो 7 होता है। अगर यही 7 के ऊपर होगा तो क्षारीय होगा, और 7 के नीचे अम्लीय। जितना नीचे जाएंगे वो जल उतना ही अम्लीय होगा। अब देखेंगे अम्ल वर्षा होती क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके स्रोत क्या है। औद्योगिक चिमनियों से, स्वचालित वाहनों से और दहन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं और कुछ यौगिकों का निर्माण करते हैं, और यही यौगिक जब कणों के रूप में बरसते हैं या पृथ्वी पर आते हैं या गिरते हैं, तो इसी कंडीशंस को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देखते हैं ये किस प्रकार क्रिया करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में ईंट के भट्ठों से निकलता है। ये भी सवाल कई बार किया गया है कि ईंट के भट्ठों से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस ईंट के भट्ठों से निकलती है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है H2CO3। दूसरी बात, जब सल्फर डाइऑक्साइड
अब ये कैसे क्रिया होती है, जितनी भी चिमनियां हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हैं, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं हैं, आपके घर के चूल्हों से निकलने वाले धुएं हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। और ये जब वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वायुमंडल में नमी होती है, जल वाष्प होता है, वही जल उसी जल वाष्प से क्रिया करते हैं, अर्थात जल से क्रिया करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड ये जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, H2SO3 बनाता है। और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है। नेक्स्ट बचता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, HNO2, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं। ये सबसे मुख्य यही है। और ये सल्फ्यूरस अम्ल, अम्ल वर्षा में एक सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, ये मुख्य योगदान देते हैं अम्ल वर्षा में, यानी अम्ल वर्षा के होने का मुख्य कारण यही है। ये सवाल कई बार किया गया है कि अम्ल वर्षा के घटक हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल ये अम्ल वर्षा के कारक होते हैं या घटक होते हैं। अम्ल वर्षा किन कारणों से होती है, कई बार ये सवाल किया गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल, अगर यही कहीं ऑप्शन में कहीं दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो आप यहां से देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के कारक होते हैं, इन्हीं की वजह से अम्ल वर्षा होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अम्ल वर्षा अगर हो रही है और ये वर्षा का पानी तालाबों में, झीलों में, नदियों में, समुद्र में यहाँ तक पहुँचता है, तो उस कंडीशन में जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को मैंने दो कैटेगरियों में डिवाइड किया, एक जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव और दूसरा भवन या इमारतों पर पड़ने वाला प्रभाव। नेक्स्ट देखेंगे, अगर जीवधारियों पर प्रभाव पड़ता है तो मानव में नेत्र रोग और गला रोग होता है। पौधों पे ये प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगर अम्लीय वर्षा हो रही है, कणों के रूप में बारिश हो रही है, उस कंडीशन में अगर लगातार ये लंबे समय तक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर मंद हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है कि पौधों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। अगर भोजन नहीं बनेगा तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, जब ये अम्ल वर्षा नदियों में, झीलों में, तालाबों में पहुंचती है तो तालाबों और झीलों का जल अम्लीय हो जाता है, और इसको बताया गया कि अगर pH 4, जल का pH 4 तक पहुंच जाता है तो वो सबसे अधिक जीवधारियों, जलीय जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में जितने जलीय जीवधारी होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडीज होते हैं, वो अंडे देने में असमर्थ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मछलियों के बारे में कहा गया है कि मछलियों के जो अंडे होते हैं, अगर अंडे देती भी हैं और अंडे से फिर किसी प्रकार का कोई लार्वा नहीं निकलता, अगर जल में pH 4 तक पहुंच गया है, यानी तालाब या झीलों का जल इसके नीचे आ गया है या यहाँ तक आ गया है, तो उस कंडीशन में मछलियाँ के जो अंडे होते हैं उनसे लार्वा नहीं बनते। इसी में एक बात और कई बार पेपर्स में पूछा गया, मछलियों के गिल्स के बारे में। जब अम्लीय जल अधिक हो जाता है झीलों या तालाबों में, उस कंडीशन में मछलियों के गिल्स के ऊपर कुछ मसल्स जमने लगती हैं, और मसल्स जमने के कारण वो धीरे धीरे परत के रूप में मोटी हो जाती हैं, और इसके फलस्वरूप
मछलियां ऑक्सीजन गैस नहीं गिल्स द्वारा ले पाती, ऐसे में उनकी मृत्यु होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और कभी कभी मर जाती है। भवन के ऊपर हम प्रभाव देखेंगे, अम्ल वर्षा का भवन के ऊपर प्रभाव। अब तक क्या देखा? अम्ल वर्षा का मानव जीवन पर प्रभाव, पौधों पर प्रभाव, जलीय जीवों पर प्रभाव, भवन या इमारतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको आगे हम देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम ताजमहल की बात की गई है। ताजमहल जो आगरा में स्थित है, 7 आश्चर्यों में एक है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस ताजमहल पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको क्रैकिंग गैस कहते हैं। ताजमहल संगमरमर यानी पत्थरों का बना हुआ है। अब किसी पत्थर के ऊपर अगर ये क्रैकिंग गैस जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं लंबे समय तक प्रवाहित किया जाता रहे तो वो पत्थर क्या होते हैं, धीरे धीरे घिस 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 करके समाप्त होते हैं, अर्थात उनकी चमक कम होने लगती है या धूमिल होने लगती है। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। ये भी सवाल काफी बार किया गया कि क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ताजमहल के जो पत्थर हैं वो धीरे धीरे छीड़ हो रहे हैं, अर्थात उनका क्षय हो रहा है। यही क्रैकिंग गैस उसकी चमक को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसका कारण अब मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थों का शोध होता है वहां पर, जिसके फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल पर प्रभाव डाल रहा है और ताजमहल की चमक धीरे धीरे क्षय हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, जब जल में एक पॉइंट को और देख लेते हैं इसी वक्त, स्टोन लेप्रेसी। स्टोन मतलब होता है पत्थर और लेप्रेसी यानी उसका क्षय होना, अर्थात जब भवन या कांस्य धातु की मूर्तियां गलने लगती हैं। ध्यान देंगे, पत्थर से बने हुए भवन और कांस्य धातु की मूर्तियां गलने लगती हैं अम्ल वर्षा के कारण, तो उसे कहते हैं स्टोन लेप्रेसी। कई बार पूछा गया है स्टोन लेप्रेसी क्या है या किसे कहते हैं? तो जब पत्थर से बने भवन या इमारत तथा मूर्तियां, वो भी कांस्य धातु की मूर्तियां, अम्ल वर्षा के कारण गलने लगती हैं या उनका क्षय होने लगता है तो उसको कहते हैं स्टोन लेप्रेसी कहते हैं। एक है लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक के या वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। इनको क्यों कहा गया? क्योंकि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सह संयोजन का कार्य करते हैं और ये लाइकेन जिन स्थानों पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है उन स्थानों पर ये लाइकेन तेजी से पलायन करने लगते हैं, अर्थात तेजी से नष्ट करने लगते हैं। इसलिए इन्हें वायु प्रदूषण के सूचक या वायु प्रदूषण के इंडिकेटर कहते हैं। कई बार ये भी सवाल किया गया कि वायु प्रदूषण के सूचक किसे कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं। कारण, क्योंकि जिन स्थानों पर सल्फर डाइऑक्साइड या जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड या जिन शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है या वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में घुली होती है, ऐसे स्थानों पर लाइकेन तेजी से नष्ट होने लगते हैं या गायब होने लगते हैं और ये सूचित करते हैं कि वहां की वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है। इसलिए इन्हें वायु प्रदूषण के सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। किसे? लाइकेन को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब मृदा में यानी मिट्टी में यानी उसकी pH 4 अर्थात वर्षा जल जब पृथ्वी पर आता है और उस कंडीशन में वर्षा जल अम्लीय होता है, अगर उसका pH 4 है या इससे नीचे है तो उस मृदा की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसका कारण हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? मृदा की पोटेशियम आयन
और मैग्नीशियम आयन ये पोषक तत्व होते हैं। मेगा और माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में मृदा में कहा गया है जो पौधों को उचित मात्रा में जरूरी होती है। जिस प्रकार मनुष्य को शरीर की उचित वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक उसी कंडीशन में पौधों को भी अपनी उचित वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो यही पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन हाइड्रोजन आयन से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप मृदा की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन किस पीएच पर? अगर ये पीएच 4 पर पहुंच जाता है या इससे बिलो हो जाता है, नीचे हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और किया गया है, जब वर्षा का जल झीलों में या तालाबों में अम्लीय वर्षा पहुंचता है, ऐसे कंडीशन में वहां के जलीय जीव तेजी से मरने लगते हैं और उस कंडीशन में उन झीलों को जैविकीय दृष्टि से मृत घोषित कर दिया जाता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, झील कातिल या कहते हैं लैक किलर। लैक मतलब झींस और किलर मतलब मारने वाला, अर्थात झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। क्यों? अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण। इसलिए इनको कहते हैं जैविकीय दृष्टि से मृत घोषित की गई झीलों को झील कातिल कहते हैं और उसका कारण अम्ल वर्षा या एसिड रेन है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित कौन से देश हैं? तो उसमें जो नाम आता है, कनाडा है, नॉर्वे है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं यूएसए। सबसे अधिक ये 4 देश हैं जहां पर अम्ल वर्षा से काफी तबाही होती है और जलीय जीव और पारिस्थितिकी दृष्टि से जितने भी इकोसिस्टम हैं, चाहे वो पांड इकोसिस्टम हो, चाहे ओशियन इकोसिस्टम हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो और या बोले ये लैक इकोसिस्टम हो, जितने भी इकोसिस्टम है उस कंडीशन में वहां के जलीय जीव तेजी से मर रहे हैं। सवाल किया गया था कि सबसे अधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है? तो उसमें नाम आता है नॉर्वे का। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, सेकेंड नंबर पर कनाडा है, उसके बाद जर्मनी है, फिर उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन अगर नंबर 1 चारों विकल्प दे दिया जाए तो उस कंडीशन में नॉर्वे होगा। अगर 2 विकल्प दे दिया गया, कनाडा और नॉर्वे, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा कि अम्ल वर्षा सबसे अधिक किन देशों में होती है, तो यहाँ कनाडा और नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जब अम्ल वर्षा हो रही है उनके कारण हैं, तो बचाव के लिए क्या प्रयास किए गए? तो कुछ स्वयं से प्रयास किए जाते हैं राष्ट्रीय लेवल पर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय या विश्व लेवल पर प्रयास किए जाते हैं, जिसमें एक हेलसिंकी प्रोटोकॉल है जो 1995 में ये प्रोटोकॉल स्थापित किया गया और इसमें ये निर्णय लिया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली गैस है उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए ये सवाल कई बार किया गया कि हेलसिंकी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो अम्ल वर्षा से संबंधित है। वो भी किस गैस को कम करने के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कम करने के लिए इसका गठन किया गया। एक शब्द आता है ताज ट्रोपजियम। हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो क्रैकिंग गैस है वो ताजमहल पर इफेक्ट डाल रहा है, अर्थात उसकी जो छवि को धूमिल कर रहा है, उसके जो पत्थर हैं उसकी चमक को कम कर रहा है, क्योंकि ये क्रैकिंग गैस है। और क्रैकिंग गैस जैसे ईंट होता है, ईंट में देखेंगे कि कुछ समय क्या होता है, उसमें एक पाउडर की तरीके से लाल कलर में निकलता रहता है, तो वही कंडीशन ये पत्थरों का भी करता है और पत्थर का धीरे धीरे क्षय हो जाता, क्षय होगा तो उसकी चमक गायब हो जाएगी। तो यही ताज ट्रोपजियम, इसमें बताया गया कि ताजमहल के आसपास जितनी भी रिफाइनरी फैक्ट्रियां हैं और उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो एक औसत के रूप में उन्हें बताया गया अगर इससे अधिक होगा तो फैक्ट्रियां वहां की बंद कर दी जाएंगी। और उस पोल्यूटेंट एरिया की जितनी भी लगभग फैक्ट्रियां थी मौके पर बंद भी करा दी गई हैं, ताकि ताजमहल
की जो चमक है उसको बरकरार रखा जाए। इसमें एक और आता है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है। अर्थात किसी इलाके में काफी वर्षा हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है, तो उसकी सूचना के लिए अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। और ये संस्थान कहाँ पर है? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। ये भी सवाल कई बार किया गया कि अम्ल वर्षा, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है, तो एक बार तो ऐसे दिया इंग्लैंड में है, और दूसरी बार जब ये सवाल किया गया तो पूछ लिया गया, ऑप्शन में दे दिया मैनचेस्टर, तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। अर्थात अगर ये दोनों में कोई विकल्प आता है तो वही सही हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है। एक बार पूरे को रिकॉल करते हैं, फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? जब जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? जब जल में या वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है या इन्हीं दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। जब तीसरी परिभाषा देखेंगे, जब वर्षा जल का पीएच 5 से 6 से कम होता है तो ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो कणों के रूप में और एक वर्षा के साथ, वर्षा जल के रूप में। तो कणों के रूप में यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आपस में क्रिया करके कणों के रूप में जब बरसते हैं तो उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं शंकुधारी वनों को, अर्थात जो शंकुधारी वन होते हैं उनकी पत्तियों पर जब ये पड़ते हैं तो उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया उस कंडीशन में बंद हो जाती है, और इससे उन वनों को काफी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत, तो अम्ल वर्षा का मुख्य स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। ये भी सवाल काफी किया गया, SO2 दे दिया या NO दे दिया। अब पूछ लिया अम्ल वर्षा के मुख्य घटक या मुख्य कारक, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे दो ऑक्साइड हैं, एक नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर ये विकल्प में दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड के ये दोनों विकल्प में दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, तो उस कंडीशन में अगर ये चारों दे रहे हैं, कोई भी विकल्प में दिया हो, सल्फ्यूरस अम्ल दिया हो, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हो, नाइट्रस अम्ल दिया हो, नाइट्रिक अम्ल दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में बिना देखे अगर ये विकल्प कहीं है तो उनको सही कर दो। सभी दिया है तो सभी को सही कर दो, उपरोक्त सभी सही है। तो मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल होते हैं जो अम्ल वर्षा के कारक होते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायु प्रदूषण के सूचक किसे कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं, जो शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं। स्टोन लेप्रेसी क्या होती है? जब कांस्य धातु की मूर्तियां व भवन जो पत्थर से बने होते हैं गलने लगते हैं तो उसको कहता है स्टोन लेप्रेसी। ताजमहल की जो छवि धूमिल हो रही है वो किस गैस के कारण हो रही है? तो बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रही है। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। झील कातिल किसे कहते हैं? जब अम्ल वर्षा अधिक होती है और झीलों या तालाबों का जल अम्लीय हो जाता है और जलीय जीव मरने लगते हैं, ऐसे झीलों को जैविकीय दृष्टि से मृत घोषित कर दिया जाता है और ऐसी कंडीशन को कहते हैं झील कातिल, लेक किलर। नेक्स्ट, सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ? नॉर्वे और कनाडा में। और इसके लिए जो बचाव के लिए किया गया है प्रयास, ये देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? इंग्लैंड की मैनचेस्टर में है। इस प्रकार जितने सवाल हैं इनको पूरा ध्यान से देखना, रिवाइज करना एक दो बार, ये अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। एक बार मेन पॉइंट को देखना और इसका नोट्स तैयार करना। आज की डेट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लेके आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।